हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल और अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे आप लोग। टुडे वी आर स्टार्टिंग दिस अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले ही इंट्रोडक्शन, टॉपिक 1 जेनेसिस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एंड उनके की सब टॉपिक्स और नेहरू पीरियड को और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर को कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, आप इस बुक के पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और पार्ट 1 देख लीजिएगा, तभी आपको पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो वन स्मॉल रिक्वेस्ट अगेन, यू डोंट हैव टू कीप फॉलोइंग एवरी लाइन इन दिस बुक। बस अपने कानों को खोल लो एंड लिसन केयरफुली व्हाट एम आई अबाउट टू एक्सप्लेन। चलो, तो टॉपिक 5 से स्टार्ट करता है, विच वॉज अबाउट दी फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग 1990s। ओके, ये टॉपिक देखने में इतना कॉम्प्लेक्स लगता है, उतना एक्चुअली है नहीं। देखो ये कितना बड़ा टॉपिक है, बट आपको बस ध्यान से सुनना है एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। बेसिकली पूरा सेक्शन में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद और सोवियत यूनियन का कोलैप्स होने के बाद इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को कैसे चेंज किया। बाकी सब एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो 1990s के डिकेड में इंडियन फॉरेन पॉलिसी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट है, एक माना जाता है 1990s को। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें याद रखना होगा कि लगभग 4 डिकेड्स तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कोल्ड वॉर से डोमिनेटेड थी। दुनिया के राइवल कैंप्स में डिवाइडेड थी, एक यूएस के अंडर और दूसरा सोवियत यूनियन के अंदर। ऑफिशियली इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, लेकिन स्पेशली 1971 के इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के बाद इंडिया का सोवियत यूनियन के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो गए थे। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स के साथ सब कुछ बदल जाता है। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम को बाईपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। अब दुनिया प्राइमरी जो है यूएस के डोमिनेंस में आ गई थी। इंडिया के लिए एक मेजर चैलेंज था। कोल्ड वॉर के दौरान जो अजम्पशन इंडियन फॉरेन पॉलिसी को गाइड कर रहे थे वो सडनली अनसर्टेन लगने लगे। सोवियत सिक्योरिटी अम्ब्रेला ख़त्म हो गया था और इंडिया को एक कम्प्लीटली न्यू इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ प्रायोरिटीज़ को दोबारा रीथिंक करना पड़ा। इसीलिए 1990s में इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लिए एडजस्टमेंट, अडेप्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड बन जाता है। तो चलो पार्ट 1 से समझते हैं। देखो, अब मैं 1990s के टाइम में क्या क्या होता है मैं आपको पार्ट बाई पार्ट समझाती हूँ। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पीवी नरसिम्हा राव के पीरियड में इकोनॉमिक क्राइसिस होता है और फॉरेन पॉलिसी ट्रांसफॉर्म होती है। इन ड्रामेटिक चेंजेस को हैंडल करने के लिए पीएम पीवी नरसिम्हा राव जब पावर में थे तब इंडिया के सीवर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही होती है। इंडिया कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बहुत ज़्यादा लो लेवल तक गिर चुके होते और इंडिया एसेंशियल इंपोर्ट्स के पेमेंट करने में स्ट्रगल कर रही थी। मतलब जो ज़रूरी चीज़ों के इंपोर्ट है उससे भी पे करने में स्ट्रगल कर रही थी। साथ ही सोवियत यूनियन का कोलैप्स ने इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटिजिक पार्टनर में से जो एक थे वीक हो गई। रिज़ल्ट ये था कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंडिया पर इकोनॉमिक रिफॉर्म, न्यूक्लियर पॉलिसी और मिसाइल डेवलपमेंट जैसे इशू पर प्रेशर बढ़ने लगा। इन चैलेंजेस के सामना करते हुए राव गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी शिफ्ट में एक इनिशिएटिव लिया। इन शिफ्ट को हम लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। लिबरलाइजेशन का एम ये था कि इकोनॉमी पर गवर्नमेंट कंट्रोल को रिड्यूस किया जाए। प्राइवेटाइजेशन का पर्पस था कि प्राइवेट कंपनीज की पार्टिसिपेशन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्रीज़ कराना और ग्लोबलाइजेशन का एम था कि इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के साथ
क्लोजली इंटीग्रेट करना। ये रिफॉर्म इंडिया के उस यूएस स्टेट लेड इकोनॉमिक मॉडल से एक मेजर डिपार्चर था जो इंडिपेंडेंस के बाद से फॉलो की जाने लगी। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी दुनिया के लिए ओपन होने लगी, वैसे वैसे फॉरेन पॉलिसीज़ में भी एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक डायमेंशन आने लगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन ग्रेजुअली इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन गई। ओके, दूसरा आता है लुक ईस्ट पॉलिसी एंड न्यू डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज़। देखो, ये सब आपको लग रहा होगा कि इतना सारा है, इतना सब कुछ है, लेकिन आप चिंता मत करो, चैप्टर 1 है ये बस। और ये पूरे बुक में आप डिटेल में हर एक फ्रेज़, हर एक पीरियड ऑफ द टाइम के बारे में, एवरीथिंग, इवन दिस लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो आप इतना चिंता मत करो कि आपको दिमाग में याद रहेगा नहीं रहेगा, सब याद रहेगा। सोचो अब क्या होता है। 1990s के इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ साथ इंडिया की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी में भी इम्पॉर्टेंट चेंज आया। राव इरा के दौरान इंट्रोड्यूस की गई सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव में से एक थी लुक ईस्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव था कि साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज़ के साथ इंडिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक रिलेशन को स्ट्रेंथन करना। यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और ईस्ट एशिया कंट्रीज़ लाइक कोरिया, ये सब कंट्रीज़ आ जाती हैं, उनके साथ रिलेशनशिप्स बेहतर करना। नाउ गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि अगर इंडिया ग्लोबलाइजेशन का फुल बेनिफिट लेना चाहता है तो उसे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और रीजन के दूसरे डायनामिक इकोनॉमिक्स के साथ क्लोज़र एंगेजमेंट बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए लुक ईस्ट पॉलिसी ने एशिया पैसिफिक के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ इंडिया की एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में एक मेजर शिफ्ट को मार्क किया। और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। इज़राइल के साथ, ओके, ये इंडिया की विलिंगनेस रिफ्लेक्ट करता है कि वो अपने फॉरेन रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करे और प्रैक्टिकल नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर कंट्रीज़ के साथ इंगेज करे। राव गवर्नमेंट ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इशू पर भी ज़्यादा अटेंशन देना स्टार्ट किया। इंडिया ने इंटरनेशनल फोरम्स में टेररिज्म को लेकर अपनी कंसर्न्स को इंक्रीजिंगली रेज़ किया और अपने बॉर्डर्स के अक्रॉस आने वाले सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट भी मांगा बेसिकली। साथ ही यूनाइटेड स्टेट इंडिया पर न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को लेकर प्रेशर कंटिन्यू करता रहा। लेकिन फिर भी 1990s में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच क्लोज़र डिफेंस कॉपरेशन की बिगिनिंग देखने को मिली और इसी के लेटर डिकेड में एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप की फाउंडेशन हुई। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छा चल रहा था। नाउ फिर आती है कोलिजन गवर्नमेंट 1996 टू 1998। अब ये पीवी जो नरसिम्हा राव थे उनका जो था वो एंड हो रहा है। अब आप जा रहे हो दूसरे में, कोलिजन गवर्नमेंट में, जहाँ कम्युनिटी जो 1996 से 1998 तक 2 साल तक रहे थे। तो 1990s के सेकेंड हाफ में क्या हुआ कि इंडिया ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पीरियड विटनेस किया। इस दौरान कोलिजन गवर्नमेंट पावर में आई, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवा गौड़ा एंड IK गुजराल की लीडरशिप वाली गवर्नमेंट। क्योंकि ये गवर्नमेंट मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्ट पर डिपेंडेंट थी और इनका टेन्योर काफ़ी शॉर्ट था, इसीलिए ये जनरली फॉरेन पॉलिसी में कोई मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। रिज़ल्ट ये हुआ था कि फ्रेज में कि इंडियन पॉलिसी ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा कंटिन्यूटी की कैरेक्टरिस्टिक्स में थी। लाइक पहले ईयर्स में ब्रॉड ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश कर चुके थे। इसमें देखो, मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ कि इसमें और क्या हुआ था। लाइक द गुजराल डॉक्ट्राइन, ओके, ये सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम टॉपिक के लिए, क्योंकि कोलिजन पीरियड में फॉरेन पॉलिसी में लिमिटेड चेंजेस देखने को मिली। लेकिन प्राइम मिनिस्टर IK गुजराल ने इंडिया के नेबर्स के टूवर्ड्स एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच इंट्रोड्यूस की, जिससे गुजराल डॉक्ट्राइन के नाम के
नाम से जाना जाता है। गुजरल डॉक्ट्राइन का सेंट्रल आइडिया था कि साउथ एशिया के सबसे बड़े कंट्रीज होने के नाते इंडिया को ट्रस्ट और कॉपरेशन बिल्ड करना है, उसके लिए इनिशिएटिव लेनी चाहिए। तो गुजरल के बिलीव थे कि इंडिया को हमेशा स्मॉलर कंट्रीज से इक्वल कंसेशन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इंडिया को खुद गुडविल और जेनरोसिटी शो करनी चाहिए ताकि रीजनल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। ये प्रिंसिपल था ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी विथ बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स एंड श्रीलंका जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ पर अप्लाई होती है, लेकिन पाकिस्तान को इस अरेंजमेंट से एक्सक्लूड किया गया क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच उतने अच्छे खासे रिलेशनशिप नहीं चल रहे थे। तो गुजरल डॉक्ट्राइन के 5 मेजर प्रिंसिपल के पर बेस थी। पहला था, इंडिया अपने स्मॉलर नेबरिंग कंट्रीज़ को बेनिफिट और कॉपरेशन प्रोवाइड करेगा बिना कुछ उनसे वापस लिए। दूसरा था, कोई भी साउथ एशियन कंट्री अपनी टेरिटरी को रीजन के किसी और कंट्रीज़ के इंटरेस्ट के अगेंस्ट यूज़ नहीं करने देगी। बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज़ जो बेसिकली ये थी कि वो किसी और कंट्रीज़ को इंडिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं करने देगी। तीसरा, कंट्रीज़ एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। चौथा था, सभी कंट्रीज़ एक दूसरे की सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेगी। और पांचवा था, डिस्प्यूट्स को पीसफुली बायलैटरल नेगोशिएशन के थ्रू रिजॉल्व किया जाएगा। सो इट वाज ऑल अबाउट डॉक्ट्राइन, द गुजरल डॉक्ट्राइन। अगर आपको आ जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन तो आप ये 5 प्रिंसिपल ज़रूर से लिखना। ओके, चलो, यही था पूरा का पूरा टॉपिक आपका। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिया फॉरेन पॉलिसी अंडर NDA फर्स्ट। नाउ जस्ट लुक एट द टॉपिक, जस्ट टेक अ लुक। ये है आपका टॉपिक, 3 पेजेस का। एक बात कहूँ, इस पॉइंट पे तो मुझे पक्का लग रहा है कि जिन्होंने ये बुक लिखी है ना, मुझे लगता है कि उन्हें पर पेज पेमेंट मिल रही होगी लिखने की, क्योंकि इतना बड़ा जाइंट सेक्शन, बेसिकली इतना सा इस टॉपिक में हम लोग पता है बात क्या करने वाले हैं। मतलब ये क्वेश्चन क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुई, बस इतना है। और इसका सिंपल आंसर मैं आपको अगर शॉर्ट में बता दूँ ना, तो इसके 4-5 कुछ पॉइंट्स हैं जो इतने 3-4 पेजेस में लिखा गया है ब्रो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला तो देखिए रीज़न है कि इंडिया ऑफिशियली एक न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, ये आपको याद रखना है। NDA फर्स्ट के अंडर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, न्यूक्लियर पावर बनती है, यूनाइटेड नेशन के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है। वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ रिलेशन इम्प्रूव करने की बार बार कोशिश की, लेकिन कारगिल और टेररिज्म ने लास्टिंग पीस पॉसिबल नहीं होने दी। बस यही चीज़ें हैं जो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि 3-4 पेजेस का हैं। चलो, मैं अब आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ ताकि आपको याद रहे एक स्टोरी की तरह। देखो, कोलिशन गवर्नमेंट पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वाजपेयी के टेन्योर इंडिया के स्ट्रेटेजिक आउटलुक में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट को मार्क करता था। जहां प्रीवियस गवर्नमेंट मेनली पोस्ट कोल्ड वॉर अकॉर्डिंग टू एडजस्ट कर रहे थे, वहीं NDA गवर्नमेंट ने इंडिया को एक इमर्जिंग रीजनल और ग्लोबल पावर के रूप में रीडिफाइन करने की कोशिश की। ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद होने का मतलब हमेशा फॉरेन पॉलिसी में ड्रामेटिक चेंज होना नहीं होता। नेशनल इंटरेस्ट यूजुअली सेम ही रहते हैं, चाहे पावर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन डिफरेंट गवर्नमेंट अपने मेथड्स और प्रायोरिटीज़ अलग रख सकती है और उन इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए वाजपेयी गवर्नमेंट के कई इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किए गए जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं। इसमें इंक्लूड किया गया था इंडिया को ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर करना, US के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करना और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना। इसीलिए NDA फर्स्ट पीरियड में इंडियन फॉरेन पॉलिसी की स्टडी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब चलो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट और इंडिया
का न्यूक्लियर पावर के रूप में इमरजेंस। ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। वाजपेयी गवर्नमेंट के सबसे सिग्निफिकेंट डिसीजंस में से एक था मई 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करना। इंडिया में ने 1974 में पहले भी न्यूक्लियर टेस्ट किया था, लेकिन उसने ऑफिशियली खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर नहीं किया। पोखरण 2 जो टेस्ट था इस सिचुएशन को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। 11 मई 1998 को इंडिया ने राजस्थान में न्यूक्लियर टेस्ट की एक सीरीज़ कंडक्ट की और फॉर्मली अपना स्टेटस न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में अनाउंस कर दिया। ये डिसीज़न इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स और इस बिलीफ पर बेस्ड था कि इंडिया जैसी साइज़ और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस वाला कंट्री को एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंट की ज़रूरत है। टेस्ट के बाद इंडिया की एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन अनाउंस हुई जिसमें 3 मेजर प्रिंसिपल्स थे। क्या क्या 3 मेजर थे ये आपको याद रखना है। पहला था वॉलंटरी मोरेटोरियम ऑन फर्दर न्यूक्लियर टेस्टिंग, यानी फ्यूचर में और न्यूक्लियर टेस्टिंग वॉलंटरी स्टॉप करना, वो स्टॉप करेंगे। दूसरा था नो फर्स्ट यूज़ का प्रिंसिपल, इसका मतलब था कि इंडिया किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में न्यूक्लियर वेपन का पहला यूज़ नहीं करेगी। और तीसरा था मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, यानी इंडिया सिर्फ उतनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मेंटेन करेगी जितनी पोटेंशियल एनिमीज़ को डेटर करने के लिए नेसेसरी हो। इन टेस्ट के बाद इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हुआ और कई कंट्रीज़ ने इंडिया पर सैंक्शन भी इम्पोज किए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अपने डिसीज़न पर फर्म रही, स्टैंड चेंज नहीं किया और अपने सिक्योरिटी नीड्स और रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर बिहेवियर को एम्फसाइज करते हुए अपने डिसीज़न को सक्सेसफुली डिफेंड किया। ओके, दूसरा आपका था पाकिस्तान के साथ रिलेशंस। नाउ वाजपेयी इरा के दौरान इंडिया और यूएस स्टेट के रिलेशन में रिमार्केबली इम्प्रूवमेंट देखा गया था। इनिशियली देखो, पहले तो यूएस के बारे में ही बात कर लेते हैं, यूएस के साथ रिलेशंस के बारे में। इनिशियली यूएस के साथ इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट को क्रिटिसाइज़ किया और सैंक्शन इम्पोज किए, लेकिन जल्द ही दोनों कंट्रीज़ ने ये रियलाइज़ किया कि स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप डेवलप करना इम्पॉर्टेंट है। इस चेंज के पीछे एक फैक्टर का रोल था। पहला, इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। दूसरा था यूएस ने एशिया में इंडिया की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज़ किया और स्पेशली चाइना के राइजिंग इन्फ्लुएंस के साथ चाइना भी राइज़ करी थी, तो इंडिया इम्पोर्टेंट था, ये यूएस को भी समझ आ रहा था। तीसरा था दोनों कंट्रीज टेररिज्म को लेकर ग्रोइंग कंसर्न शेयर करते थे। एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है जब यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 2000 में इंडिया विजिट किया। इस विजिट ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया और बायलैटरल रिलेशंस में एक नए चैप्टर ओपन किया। नाउ 11 सितंबर 2001 में टेररिस्ट अटैक के बाद रिलेशनशिप और ज़्यादा क्लोज हो गए। इन अटैक्स ने ग्लोबल टेररिज्म को थ्रेट को हाईलाइट किया और अमेरिका का अटेंशन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान रीजन में एक्टिव टेररिस्ट नेटवर्क्स की तरफ और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा। इंडिया ने टेररिज्म के अगेंस्ट इंटरनेशनल एफर्ट्स को स्ट्रांगली सपोर्ट किया और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न्स को हाईलाइट किया। और दिसंबर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर टेररिस्ट अटैक होता है। इंडियन की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग किया और उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स इंटरनेशनल अटेंशन और ज़्यादा ड्रॉ करने लगी। तो बेसिकली यही रिज़ल्ट होता है कि यूएस की ग्रेजुअली इंडिया को एशिया और इंडियन ओशन रीजन्स में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखने लगी। ओके, नाउ ये पीरियड आगे जाके और डीपर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की फाउंडेशन बनती है। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक एंड दैट इज़ द रिलेशनशिप रिलेटेड टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, वाजपेयी की फॉरेन पॉलिसी का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर था पाकिस्तान के साथ रिलेशन इम्प्रूव करने, उनकी सिंसियर एफर्ट्स। नाउ वाजपेयी का मानना था कि कंट्रीज़ अपने फ्रेंड्स चूज़ कर रहे हैं लेकिन अपने नेबरिंग्स चेंज नहीं कर सकते हैं।
अपने फ्रेंड्स चूज़ करते लेकिन अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए पाकिस्तान के साथ पीसफुल रिलेशंस उनकी फॉरेन पॉलिसी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहा है। 1999 में उन्होंने फेमस लाहौर बस जर्नी अंडरटेक की और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से मिले। इस विज़िट ने उन्होंने होप क्रिएट किया कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन ये होप जल्दी ही कारगिल वॉर से शैटर हो गई। 1999 में पाकिस्तान फोर्स और इन्फिल्ट्रेट्स ने जम्मू एंड कश्मीर के कारगिल सेक्टर में स्ट्रेटिजिक पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, जिससे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए भी सिग्निफिकेंट था क्योंकि ये वो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स के बीच पहला मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन था, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ अब न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। सेटबैक के बावजूद वाजपेयी ने एक और अटैम्प्ट किया रिलेशनशिप इम्प्रूव करने का। उन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए इनवाइट किया, लेकिन टॉक्स कोई ब्रेक थ्रू प्रोड्यूस नहीं कर पाई क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इशू पर दोनों कंट्रीज़ के बीच शार्प डिफरेंसेस कंटिन्यू रहे। उसके कुछ टाइम बाद दिसंबर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे टेररिस्ट अटैक हुआ। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जिसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वर्सन हो गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के रिपीटेड एफर्ट्स ज़रूर किए गए, लेकिन कारगिल और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसे इवेंट्स ने लास्टिंग पीस को नॉर्मलाइज नहीं होने दिया। तो आपको इस टॉपिक में मेनली क्या क्या याद रखना है, अगर मैं कॉन्क्लूजन करके बताऊं तो एनडीए फर्स्ट में प्राइम मिनिस्टर अटल वाजपेयी ने ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट था। पहले तो न्यूक्लियर स्टेट बनता है, पोखरण 2 टेस्ट के बाद यूनाइटेड नेशन के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हैं और पाकिस्तान के साथ इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, लेकिन एफर्ट्स वेस्टेड। Now next is India's foreign policy during UPA. Oh my god, this is such a big chapter. इतना बड़ा चैप्टर है यार, मैं तो थक गई पढ़ाते पढ़ाते। देख रहे हो कितना बड़ा टॉपिक है। लेकिन I promise I will try my best to explain it to you properly. अच्छे से कोशिश करूँगी। ओके, सो दिस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट यूपीए गवर्नमेंट के अंडर कैसे चलती है। फर्स्ट, ये टॉपिक इतना बड़ा है लेकिन कंसेप्चुअली सबसे ज़्यादा इजी है, ठीक है, तो मैं आपको इजी वे में ही समझाती हूँ। यूपीए गवर्नमेंट जो थी 2004 से लेकर 2014 तक, उन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या प्रायोरिटाइज़ किया, बस यही है क्वेश्चन। तो आंसर अगर मैं सिंपली बताऊं तो फॉरेन पॉलिसी को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लिंक किया गया, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, चाइना के साथ इंगेजमेंट एक्सपैंड हुआ और रशिया और ब्रिक्स के साथ कॉपरेशन स्ट्रॉन्ग हुआ, और यूनाइटेड स्टेट के साथ सिविल न्यूक्लियर डील के थ्रू रिलेशन एक नए न्यू लेवल पर पहुंच गई। बस यही है पूरा टॉपिक। अब मैं हल्का सा डिटेल में बता देती हूँ। ओके, जब कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए आता है, 2004 में पावर में आती है, तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह काफ़ी स्कॉलर्स को इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कंटिन्यू होती है, मतलब कोई ड्रामेटिक चेंज करना नहीं होता बट चलती है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये एक्सपेक्टेशन थी कि कांग्रेस पार्टी जो है इंडिपेंडेंस के बाद से इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ को शेप करने में मेजर रोल प्ले कर रही थी। इसीलिए ये पॉसिबिलिटी बहुत कम थी कि ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स से कम्प्लीटली ब्रेक हो जाए। वो प्रिंसिपल्स जो डिकेड से इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस को गाइड कर रही थी, लेकिन कंटिन्यूटी का मतलब स्टैग्नेशन नहीं होता। यूपीए गवर्नमेंट ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी की काफ़ी इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल को रिटेन किया, लेकिन साथ ही रैपिडली ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के रियलिटीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए नए प्रायोरिटीज़ इंट्रोड्यूस किए।
सबसे इम्पोर्टेंट चेंज था इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर ग्रोइंग। ठीक है ना, देखो अर्लियर पीरियड में मेन स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स काफ़ी डोमिनेट करते थे, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट ने इंक्रीजिंगली फॉरेन पॉलिसी को एक टूल की तरह यूज़ करना स्टार्ट किया, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। एक सेकेंड। तो उसके थ्रू बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होती है और ग्लोबलाइजेशन का। देखो यूपीए फॉरेन पॉलिसी की डिफाइनिंग फीचर में से एक आपका, देखो गवर्नमेंट ने ये रिकग्नाइज़ किया था कि ग्लोबलाइजेशन की ईरा में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ करना नेशनल पावर्स के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब देखो इस अप्रोच में एक एग्जाम्पल था लुक ईस्ट पॉलिसी का कंटिन्यूएशन और एक्सपेंशन। इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज़ के साथ इंडिया की इंगेजमेंट को स्ट्रेंथन करना। गवर्नमेंट के बिलीव्स था कि सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया एंड दूसरी एशियन कंट्रीज़ के साथ क्लोजर इकोनॉमिक टाइज को मेंटेन करना, इंडिया के अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना। और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था ब्रिक्स में इंडिया की पार्टिसिपेशन। ब्रिक्स ने इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को एक साथ लाए, जैसे कि जिसमें कौन कौन सी थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, बाद में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गए। तो ब्रिक्स के थ्रू इंडिया ने दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करना की कोशिश की और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स की डिमांड की और भी लार्जली वेस्टर्न पावर्स की डोमिनेशन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की कैसे यूपीए गवर्नमेंट के अंडर चल रही थी। देखो यूपीए गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करने की भी एफर्ट्स डाले। 2004 में प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ मिले और उन्होंने पीसफुल डायलॉग के थ्रू बायलैटरल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की अपनी कमिटमेंट को रीअफर्म किया। कई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिन्हें कॉमनली सीपीएम कहा जाता है, टेंशन रिड्यूस करने के लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रस्ट इम्प्रूव करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए। दोनों साइड्स ने कश्मीर, सियाचिन, सर क्रीक और वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स जैसी चीज़ें, जो कि हम लोग बहुत डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी व्हाट इज़ ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स जो होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो इसके बीच पर इस टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन के लिंक्स को भी एक्सपैंड किया गया। श्रीनगर बस सर्विसेज लॉन्च की गई, लाइक श्रीनगर से लेके मुजफ्फराबाद जो जगह की नाम है। आई एम सो सॉरी, मैंने नोट्स बना के रखे हैं, मैं आपको नोट्स से डिटेल समझा रही हूँ। देखो समझाना होता है तो मैं आराम से समझा देती हूँ, लेकिन डिटेल्स भी कभी कभी मेंशन करनी होती है तो आई जस्ट गेट लाइक कभी कभी हो जाता है ना कि जोन आउट कर जाती हूँ कि अरे कहाँ पढ़ा रही थी, कहाँ चली गई, ऐसे हो जाता है। खैर ये सब आप एग्जाम्पल्स के थ्रू डाल सकते हो। इसी तरह रेलवे सर्विसेज आई, जैसे कि समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस ने पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट टू इम्प्रूव करने में हेल्प की। यह इनिशिएटिव दोनों तरफ से रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करने की जेन्युइन डिज़ायर को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन पीस के लिए पब्लिक सपोर्ट होने के बावजूद दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रस्ट डेफिसिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहा। रिपीटेड टेररिस्ट इंसिडेंट ने पीस प्रोसेस को डिसरप्ट किया और लास्टिंग ब्रेक थ्रू अचीव होने से रोक दिया। रिजल्ट ये हुआ कि प्रोग्रेस होने के बावजूद यूपीए पीरियड के दौरान इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप फ्रेजाइल ही रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप। यूपीए गवर्नमेंट ने चाइना के साथ रिलेशनशिप को भी स्ट्रेंथन करने का कोशिश किया। प्रीवियस गवर्नमेंट के एफर्ट्स को बिल्ड करते हुए दोनों कंट्रीज़ ने ट्रेड, इकोनॉमिक रिलेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में कॉपरेशन को एक्सपैंड किया। एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन 2005 में आया जब चाइनीज़ प्रीमियर वेन जियाबो इंडिया विजिट पर आए। इस विज़िट ने इकोनॉमिक कॉपरेशन और ट्रेड की इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज़ किया। उसके बाद प्रेसिडेंट हू जिनटाओ ने भी इंडिया विज़िट किया। इससे बायलैटरल इंगेजमेंट और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ। अब
अगर नाम याद ना भी रख पाओ तो जस्ट ऐड इट कि मल्टीपल विजिट्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना improve the relationship, you can just say that. मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को भी एक्सपैंड किया गया और दोनों कंट्रीज़ ने अपने आर्म फोर्स के बीच कम्युनिकेशन और कॉपरेशन इम्प्रूव करने पर एग्रीमेंट किया। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था सिक्किम में नथुला पास के ट्रेड के लिए रीओपनिंग, जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच इकोनॉमी एक्सचेंज इंक्रीज़ हुआ। इस पीरियड के दौरान चाइना इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनकर इमर्ज हुआ। कुछ समय के लिए दोनों कंट्रीज़ ने एनर्जी सिक्योरिटी के फील्ड में भी कॉपरेशन किया, जहां जॉइंटली ऑयल और गैस रिसोर्सेज एक्वायर करना पर डिस्कशन हुई। इसलिए यूपीए ईरा में के दौरान इंडिया चाइना के रिलेशनशिप की ड्राइविंग फोर्स लार्जली इकोनॉमिक इंगेजमेंट ही थी। अब देखो लास्ट पार्ट है इसका, इंडिया रशिया के रिलेशंस और ब्रिक्स। देखो हालांकि इंडिया ने कई कंट्रीज़ के साथ क्लोजर टाइज डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन रशिया एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहा। यूपीए पीरियड के दौरान इंडिया और रशिया चाइना के में मेजर इंटरनेशनल इश्यूज़ पर कॉपरेशन इंक्रीज़ किया। इन कंट्रीज़ के लीडर्स ग्लोबल इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स में रिफॉर्म को लेकर फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के कंसल्ट में रहते थे। ये कॉपरेशन इवेंचुअली ब्रिक्स ग्रुप का इमर्जेंस में कंट्रीब्यूट हुआ, जहां पर साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया बाद में ब्रिक्स को, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। ब्रिक्स एक बहुत ही मेजर इकोनॉमिक कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है, जो ग्लोबल गवर्नेंस और एक ग्रेटर इन्फ्लुएंस चाहते हैं। नाउ इसका एक लास्ट पार्ट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ इंडिया का यूएस के साथ रिलेशन। देखो शायद यूपीए फॉरेन पॉलिसी की सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इंडिया यूएस के रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन था। हालांकि वाजपेयी ईरा के दौरान रिलेशन कुछ इम्प्रूव होने लगे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर ये एक कम्प्लीटली न्यू लेवल तक पहुंच गई। दोनों कंट्रीज़ का एक नया इम्पॉर्टेंट एरिया में कॉपरेशन एक्सपैंड हुआ, इंक्लूडिंग सिविल एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस कॉपरेशन और हाई टेक्नोलॉजी ट्रेड में। सबसे लैंडमार्क इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क थी जो हुई थी 2005 में साइन हुई इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट हिस्टोरिक थी क्योंकि इसने इफ़ेक्टिवली ग्लोबल न्यूक्लियर सिस्टम से इंडिया की आइसोलेशन ख़त्म कर दिया। कई डिकेड्स के बाद इंडिया एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सेस करने में रेस्ट्रिक्शन फेस करते रहे, क्योंकि इंडिया न्यूक्लियर और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं था। देखो ये सब क्या है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, अगर आपके सर के ऊपर से जा रहा है तो डोंट वरी, आने वाले चैप्टर्स में हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये एक पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। चैप्टर 1 इज़ ऑल अबाउट कि आप पूरे बुक में क्या पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको ये थोड़ा लग रहा होगा कि ओ माय गॉड क्या हो रहा है, लेकिन आप चिंता मत करो, सब कुछ हम लोग डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। स्पेशली ये सब जो है यूएस के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सो डोंट वरी। तो बस यही होता है हमारा यूपीए गवर्नमेंट के अंडर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। वेट, ओके, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। फाइनली हम चैप्टर के फाइनल टॉपिक पे पहुंच गए हैं। और फ़नी बात यह है कि ये शायद चैप्टर का सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ बेसिकली लिखा गया है कि मोदी जी बहुत ट्रैवल करते हैं, इंडिया की इमेज इम्प्रूव हुई, रिलेशनशिप इम्प्रूव हुए, डिस्पोरा इम्पोर्टेंट हो गए, और फिर कहा टाटा बाय बाय, लाइक दैट्स इट। तो बेसिकली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे NDA 2 में चल रही है एंड नरेंद्र मोदी के अंडर। ओके, अब हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के इवोल्यूशन में सबसे रीसेंट फेज पर आ गए हैं, यानी सेकेंड NDA गवर्नमेंट के पीरियड अंडर
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो बुक के अकॉर्डिंग इस पीरियड के दौरान इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने विजिबिलिटी और इंटरनेशनल एंगेजमेंट के नए लेवल्स अचीव किए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अप्रोच में एक नोटेबल फीचर रहा है कि उनका फॉरेन पॉलिसी में बहुत पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बेसिकली एक्सटर्नल रिलेशन को शेप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन मोदी ने डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल इंगेजमेंट में भी एक्सेप्शनल इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने काफ़ी न्यूमरस फॉरेन विजिट्स किए और दुनिया के डिफरेंट रीजन्स के वर्ल्ड लीडर्स के साथ एक्टिवली इंटरैक्ट किया। इन विजिट्स का ऑब्जेक्टिव था कि ग्लोबल अफेयर्स में इंडिया की पोजीशन को स्ट्रेंथन करना और इंडिया की डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक्सपैंड करना। रिजल्ट ये था कि NDA-2 पीरियड के दौरान फॉरेन पॉलिसी गवर्नेंस के सबसे विजिबली एस्पेक्ट में से एक हो गई। नाउ इस पीरियड के दौरान इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी था कि इंडिया की इंटरनेशनल रेप्यूटेशन और इन्हांस हुई। गवर्नमेंट ने इंडिया को एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, जो इंटरनेशनल पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। इंडिया के रिलेशंस के कई इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिशनल कोऑपरेशन से आगे बढ़े और उन्होंने एक वन मोर स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर अक्वायर किया। फॉर एग्जांपल जापान के साथ इंडिया की पार्टनरशिप, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी जैसी एरियाज़ में काफ़ी डीपन हुई। गवर्नमेंट ने एक मेजर पावर के साथ स्ट्रॉन्गर एंगेजमेंट के साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज़ पर भी एम्फेसिस किया। रिजल्ट ये हुआ कि इम्पोर्टेंट ग्लोबल इश्यूज़ पर इंटरनेशनल डिस्कशन, इंडिया की वॉइस को ग्रेटर अटेंशन मिलना शुरू हो गया। नाउ नेक्स्ट इज़ दी रिलेशनशिप नेबर्स के साथ और चाइना के साथ कैसे थे। देखो, NDA-2 में गवर्नमेंट ने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन को भी कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस दी। टेक्स्ट बुक या स्पेशली जो मतलब आपकी बुक है, ये हाईलाइट करती है कि इंडिया ने अपने नेबरहुड की कंट्रीज़ के साथ एक्टिव इंगेजमेंट मेंटेन करना चाहा और डिप्लोमेटिक इंटरैक्शन स्ट्रेंथन करने में भी सक्सेसफुल रहे। स्पेशली जो चाइना के साथ रिलेशनशिप पे ध्यान दिया गया, जो इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेबर है फॉर द इकोनॉमिक पर्पस, राइट, इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, और दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स के बीच हाई लेवल एक्सचेंज फ्रीक्वेंटली हुए और ये रिफ्लेक्ट करता है कि डिसएग्रीमेंट्स होने के बावजूद डायलॉग मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। नाउ इंडिया के डायस्पोरा के बारे में। नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी का एक डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि इंडियन डायस्पोरा के साथ एक्टिव इंगेजमेंट। इंडियन डायस्पोरा का मतलब होता है इंडियन ओरिजिन के लोग दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं। गवर्नमेंट ने ये रिकग्नाइज़ किया कि ये ओवरसी इंडियन कम्युनिटीज़ इंडिया को बाकी दुनिया के बीच एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज का काम कर रही है। PM फ्रीक्वेंटली अब्रॉड इंडियन कम्युनिटीज़ के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उन्हें इंडिया की ग्लोबल इमेज और डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइक इनकरेज करते हैं। सो दैट्स इट। और अगर मैं कंक्लूड करूँ, लाइक सम अप करूँ पूरे के पूरे चैप्टर का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आपके दिमाग में सब कुछ एकदम बैठ जाए। दिस इज़ लिटरली योर चैप्टर एंडिंग स्पीच। ओके, देखो, अगर मैं स्टार्ट से बताऊँ, अगर मैं आपको सम अप ही में बता दूँ कि क्या क्या दिया है आपके बुक में, इतना पेजेस हम लोगों ने कवर किए, लाइक कैन यू बिलीव इट, आपने इतना कवर कर लिया। मैं तो यार एकदम थक गई हूँ इतने देर से। मैं एक्चुअली वीडियो साथ ही में रिकॉर्ड कर रही हूँ, द पार्ट 1 एंड द पार्ट 2, और मैं अपलोड कर दूँगी एक साथ ही, बट काफ़ी टाइम लगा। खैर, अगर मैं कंक्लूड करूँ कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कहानी असल में कहाँ से शुरू हुई, इंडिया की चेंजिंग रिलेशनशिप की कहानी, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड और जवाहरलाल नेहरू के आइडियाज़ से लेकर ग्लोबलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के कंटेम्प्रेरी इरा तक, इंडियन फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यूसली चेंजिंग इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रही है। इंडिपेंडेंस के इनिशियल ईयर्स में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट, पंचशील, एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी रेशिज्म
और पीसफुल को एग्जिस्टेंस के सपोर्ट जैसे प्रिंसिपल्स थे। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस एंड सोवियत यूनियन के बीच राइवलरी की नेविगेट कैसे धीरे धीरे जो आपकी थी आइडियलिस्टिक से हम लोग प्रैग्मेटिक पर आए। 1990s में फिर सोवियत यूनियन के कोलैप्स ने इंडिया की अपनी प्रायोरिटीज़ को रीथिंक करना पड़ा और इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, ग्लोबलाइजेशन हुआ, न्यू डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी ने लीडरशिप वाली गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये सब जो है ना की पॉइंट्स है, की वर्ड्स है, ये सब आपको अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करने चाहिए ताकि लाइक अच्छा आंसर बने। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने इंटरनेशनल सिस्टम में इंडिया की पोजीशन को स्ट्रेंथन करना और कंट्रीज़ को आज भी ग्लोबल अफेयर्स में एक वॉइस के रूप में इस्टेब्लिश करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो, और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू अगेन। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।